जय हिंद दोस्तों, जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग पेट परीक्षा में जो जीएस का पोर्शन है उसका संपूर्ण टॉपिक लेकर आपको उसके सामने लेके आएंगे आपसे। और आज हम लोग शुरू करेंगे इतिहास का जो 5 नंबर का पोर्शन बताया गया है। पूरे टॉपिक वाइज जिस प्रकार से आयोग ने निकाला है उसी टॉपिक वाइज हम आपको एक एक टॉपिक पूरे क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन समय कम है इसलिए जल्दी और ज्यादा के मोड पे हम लोग काम करेंगे। पढ़ना भी पूरा है और पढ़ने के साथ साथ हमको चीजों को समझना भी है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व का जो बेसिक था उस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1857 क्रांति। आप समझिए 1947 में देश आजाद होता है। 1947 से 90 साल पहले अगर चले जाएं तो वहां से हम लोग लेके चल रहे हैं इस टॉपिक को। ये हमारे सिलेबस में बताया गया और ज्यादातर क्वेश्चन भी हमारे यहीं से बनते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक पहला शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा है 1857 का विद्रोह। तो सबसे पहले देखते हैं 57 के पूर्व भी सैनिक विद्रोह हुए। 57 तो सैनिक विद्रोह था, ठीक है, मंगल पांडे की कहानी हम लोग पूरी देखेंगे। लेकिन 57 के पूर्व जो सैनिक विद्रोह हुए, 1806 में वेल्लूर सैनिक विद्रोह हुआ। वहां के सैनिकों ने विद्रोह किया। हाँ, सबकी विद्रोह करने की अलग अलग बातें थी। जात पात का अंतर होना, अंग्रेज तनख्वाह भारतीयों को कम देते थे, बाहर भेजते थे। अपने हिंदू धर्म में एक बात कही जा गई कि हिंदू धर्म का व्यक्ति समुद्र पार करके बाहर नहीं जाए। तो ये सब कारण थे। 1824 में 37वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया, इनको बर्मा भेजा जा रहा था। 1844 में 64वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया, इनको सिंध भेजा जा रहा था। तो सैनिकों ने वहां पर विद्रोह कर दिया। 1850 जब अंग्रेजों ने पंजाब का विलय किया तो उसके बाद भी सैनिकों का विद्रोह हुआ। तो 57 के पहले जो सैनिक विद्रोह हुए वो ये सैनिक विद्रोह थे। अभी 57वीं क्रांति नहीं शुरू कर रहे हैं। अब एक प्रश्न ये बनता है, क्या 57वीं क्रांति नियोजित थी? यहां हमने लिखा कि पूर्व नियोजित थी। तो एक कहानी कही जाती है पूर्व नियोजित की क्या थी। 31 मई 1857 की जो दिनांक थी उसको तय कर रखा गया था। इस दिन जब रविवार होगा और अंग्रेज चर्च में पूजा कर रहे होंगे तो उनको वहां पे मारा जाएगा। ऐसा कहा जाता है। सतारा के एक सामंत थे रागाजी बापू और नाना साहब ने प्लान तैयार किया था। प्लान यही था कि 31 मई 1857 ये पूर्व नियोजित थी, जिसके लिए रोटी और कमल को चिन्ह बनाया गया था। ग्रामीण लोगों से कहा गया कि आप शहरों की तरफ मूव करें। शहरों में ही चर्च ज्यादा पाए जाते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चों की संख्या ना के बराबर बिल्कुल होती थी। अब शहर के लोगों से कहा गया कि जो लोग इकट्ठा होंगे उनको आप भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे। ये एक प्लान हमको आता है और जिसमें रोटी और कमल को चिन्हित किया गया, यानी कसम की बात कही गई। अब रोटी पे आप हाथ रख के कहोगे, कमल पे हाथ रख के कहोगे तो निश्चित तौर पे ये बात होगी। तो 2 चिन्ह अगर पूछेगा तो रोटी और कमल थे। पूर्व नियोजित था तो 31 मई की डेट, बात ध्यान रखेंगे। फिर एक बात और बनती है कि 1857 के लिए मई का ही महीना क्यों चुना गया। आप आज की डेट में देखिए, मई के महीने में लगभग गेहूं कट के आ चुका होता है, ज्योग्राफी लगाइए। इस समय जो किसान वर्ग होता है वो फ्री बैठा होता है। तो ये मई का महीना बिल्कुल लास्ट का चुना गया, 31 मई। तो ये भी कहा जा सकता है कि पूर्व नियोजित। अब हम लोग 1857 की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के समय प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, सब एग्जाम में अक्सर पूछे जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के पीएम उसमें पामस्टन थे, भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे, कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एडिसन था और भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर थे। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड कौन थे, पामस्टन थे। भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एडिसन था और भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर बोल दे, बहादुर शाह द्वितीय बोल दे, एक ही बात है। अब विद्रोह के कारण क्या थे? 57 की विद्रोह के कारण राजनीतिक कारण। हमने बताया कि कोई भी क्रांति 1-2 दिन में नहीं होती है, एक लंबा अरसा होता है उस क्रांति के कारण। इनाम कमीशन, अंग्रेजों ने तकरीबन 35,000 जमींदारों के ऊपर जमीन की जांच बिठाई, जिसमें 20,000 जमीनें जब्त कर ली। इनाम कमीशन। अब जिसकी जमीन चली जाएगी विद्रोह तो होगा ही, नहीं कुछ कर पाएगा तो गुस्सा मन में रखेगा वो। व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया, डलहौजी का सिद्धांत।
इन्होंने बताया जिन राजा रानियों के पुत्र या पुत्री नहीं होंगे, जब तक वो जिंदा है तब तक वो जमीन उनके पास है, उनका राजपाट उनके पास है, लेकिन उनके मरने के बाद कंपनी ले लेगी। इसमें झांसी की रानी भी आ गई। अवध का विलय 1856 में 1856 में अवध का विलय कुशासन के आधार पर कर दिया। कुशासन के आधार पर। अब कुशासन आप समझते हो कि मतलब जबरदस्ती का थोप देना। राजा जैसा भी हो वहां की प्रजा अपने राजा से प्यार करती है। रजवाड़ा हड़पा था, अवध साम्राज्य को इन्होंने कंपनी में मिलाया था, लेकिन अवध के जो लोग थे कहीं ना कहीं अपने राजा से लगाव रखते हैं। ये राजनीतिक प्रमुख कारण थे। इनाम कमीशन हमने बताया, व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताया, और अवध का विलय। आर्थिक कारण, अब आर्थिक कारण में आप समझ सकते हो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां किस प्रकार की थी। 1813 के अधिनियम से मुक्त व्यापार की नीति को अपना लिया था। चाय और चीनी छोड़ के उसके बाद मुक्त व्यापार, फॉरेन कंपनियां अन्य लोगों को व्यापार करने का लाइसेंस खत्म कर दिया। अब कोई भी व्यापार कर सकता है। भारत एक सिर्फ उपनिवेश के तौर पर था, व्यापारिक अड्डा बन चुका था। ये जो आर्थिक कारण थे ये भी कहीं ना कहीं इस पे काम करते। सामाजिक धार्मिक कारण, एक कानून लाए लेक्स लोकी, जिसे धार्मिक निर्योग्यता का सिद्धांत बोलते हैं। अंग्रेजों ने धर्म परिवर्तन की बात की। अंग्रेजों के जो पादरी होते थे वो लोगों को ईसाई में कन्वर्ट करने का काम करते थे। जब लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते थे, किसी हिंदू ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया, किसी मुस्लिम ने स्वीकार किया, तो उनके घर वाले उनको घर से बेदखल कर देते थे कि भैया आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे। जब प्रॉपर्टी नहीं होती थी तो एक समस्या बन गई। भाई अंग्रेज किसी गरीब आदमी को अपने में थोड़ी मिलाएंगे, उनके पास पैसे वाले लोग होने चाहिए थे। कुछ आपके पास हो तो एक कानून पारित कर दिया, लेक्स लोकी कानून। लेक्स लोकी कानून का कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म में परिवर्तन लेता है तो उसको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जाएगा। अब जब कानून बन गया तो भाई अब कुछ किया भी नहीं जा सकता कानून के लिए। अब ईसाई धर्म में लोगों का परिवर्तन शुरू हुआ। सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया। हम लोगों को पता है ये बात। हम अपने यहाँ मेरे जो व्यवस्था थी वो ये व्यवस्था थी कि पति के मरने के बाद पत्नी को उसकी चिता पे जला दिया जाता था। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने बैन कर दिया। गलत थी, लेकिन तत्कालीन लोगों को, आम जनता को समझ में नहीं आया कि गलत है कि सही है। इस पे कहीं ना कहीं गुस्सा भरी थी। विधवा पुनर्विवाह, अपने समाज में विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, उनके लिए अलग से व्यवस्था रखी जाती थी। और यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने आके अधिनियम पारित कर दिया कि विधवा का पुनर्विवाह होगा, वो कानूनी मान्यता दी जाएगी। गुस्सा थी, कर कुछ नहीं सकते थे, बात सही की थी, लेकिन उस समय नहीं समझाया जा सकता। जैसे कुछ चीजें हम लोगों को बहुत देर में समझ में आती हैं, ये धार्मिक कारण हो गया। सैनिक कारण हमने आपको बताया, सैनिक कारण भी रहे कि जैसे बर्मा भेजना, सिंध भेजना, समुद्र पार करना, भारतीय जो सैनिक होते थे उनको अंग्रेजी सैनिकों से कम पैसा देना, ये सब कहीं ना कहीं उससे के कारण होते। तत्कालिक कारण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 19वीं रेजिमेंट बहरामपुर। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में बहरामपुर एक है 19वीं रेजिमेंट। सबसे पहले अगर किसी ने चर्बी लगे कारतूस को लेके विवाद उठाया तो 19वीं रेजिमेंट बिहार के द्वारा बहरामपुर ने इसको कहा। अब देखें, यहां की जब 19वीं रेजिमेंट ने बवाल किया, एक नई बंदूक आई थी, एनफील्ड करके नई बंदूक लाई थी, इसमें गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस थे। अभी कहानी आपको बताते हैं। तो इन्होंने बवाल किया, 19वीं रेजिमेंट को इन्होंने भंग कर दिया। ये महीना फरवरी 1857 का है। सबसे पहले जो रेजिमेंट भंग की अंग्रेजों ने, ये फरवरी 1857 की भंग कर दी। उसके बाद बैरकपुर, दोनों कलकत्ता बंगाल में पड़ते हैं, ठीक है। पहले बहरामपुर 19वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर। 34वीं रेजिमेंट जो बैरकपुर की थी, यहां मंगल पांडे काम करते थे। मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया चर्बी लगे कारतूस का, उसमें एक घटना घटती है 29 मार्च 1857। देखिए, फरवरी में होता बहरामपुर, फरवरी के बाद मार्च में 34वीं रेजिमेंट में होगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे कर्नल बाग और जनरल ह्यूस्टो को गोली मार देते हैं और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। गोली मारी जाती 29 मार्च 1857 को और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट को भी भंग कर दिया जाता है।
चर्बी लगे कारतूस की बात तो इस तरीके से फैलती, पहले तो 19वीं रेजिमेंट में फैली। एक निम्न जात का व्यक्ति था, वो भी जॉब करता था कंपनी में। एक उच्च जात का व्यक्ति था, वो भी कंपनी में जॉब करता था। एक दूसरे पीने के लिए पानी मांगा होगा, उसने नहीं दिया होगा। निम्न जात वाले ने कहा आपको अपने धर्म पे इतना ज्यादा घमंड है, पानी पीने को नहीं दे रहे हो, और गाय और सुअर की चर्बी। अच्छा, गाय और सुअर की चर्बी का आप ये माने कि बंदूक एक मशीन होती है घर्षण कम करने के लिए, उस समय उसका प्रयोग नई बंदूक आई थी, उसमें शुरू किया गया था, जिसके कारतूस को दांत से छीलना होता था। मंगल पांडे की कहानी, एक तो मूवी में दिखाई गई कि मंगल पांडे स्नान करके चले आ रहे थे और एक जमादार ने उनसे पानी मांगा। इस बात पे बहस हो जाती है और मंगल पांडे को वो बताता है कि किस प्रकार से गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है और आप लोग अभी दम भर रहे हैं। मंगल पांडे को फांसी हुई। मंगल पांडे की फांसी 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को जब ये पता चला तो अपनी परेड में जब हाजिर हुए मंगल पांडे, इन्होंने अपने अधिकारियों से डिस्कस किया क्या गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। आप धार्मिक व्यवस्था से देखें, गाय हिंदू मैथोलॉजी का पवित्र जानवर है और सुअर शब्द को मुस्लिम मैथोलॉजी के लोग जबान पे भी नहीं लाते, उसके गंदे जानवर का प्रयोग करते हैं। यानी कहीं ना कहीं दोनों धर्मों को हट करने की बात थी। कर्नल बाल इस बात को टाल जाते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब दूर से आता है तो उससे बहस हो जाती है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मंगल पांडे फांसी दे देते, मतलब गोली मार देते हैं और बाद में मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। अब देखो 20वीं रेजिमेंट मेरठ, 20वीं रेजिमेंट मेरठ। अब आपकी रेजिमेंट देखिए, 19वीं बहरामपुर हमने बताई, 34वीं हमने बताई बैरकपुर और 20वीं रेजिमेंट मेरठ। ये जब घटना मंगल पांडे की घटी तो 20वीं रेजिमेंट मेरठ तक पहुंची। ये अप्रैल की बात है। इसी अप्रैल के महीने में लगभग 24 या 22 अप्रैल की बात थी, मेरठ के सैनिकों को जब चर्बी लगे कारतूस की बात का पता चला तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। तकरीबन 80 से 90 सैनिकों को निकाल दिया गया, उनको सजा सुनाई गई और उसको भंग करने का प्रयास किया गया। छावनी को अभी पूरी तरीके से भंग नहीं हुई। ध्यान रखेंगे 20वीं रेजिमेंट मेरठ का जो कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम जनरल हैविट था, क्योंकि अपनी क्रांति का शहर मेरठ को बोलते हैं, सिटी ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है। किस रेजिमेंट ने क्रांति की शुरुआत की? 20वीं रेजिमेंट ने की है और शहर कहां था? मेरठ का था। एक कहानी यहां कही जाती है कि 20वीं रेजिमेंट के सैनिक एक दिन शाम को बाजार की तरफ निकले और कुछ महिलाओं ने कमेंट मार दिया। महिलाओं ने सैनिकों से ये बोला कि आपका एक भाई फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और आप लोग बाजार में घूम रहे हो। उनके पुरुषत्व पे उन्होंने मतलब एक कटाक्ष किया, इससे सैनिकों को गुस्सा आया और उन्होंने जो मेरठ में अपने सैनिक उनके जेल में बंद थे, इनको सजा दी गई थी, उनको छुड़ाया और पूरी मेरठ छावनी पर कब्जा कर लिया। ये तारीख थी 10 मई। अब 10 मई तारीख शुरू हुई, यानी क्रांति की डेट क्या हो गई? 10 मई हो गई। रेजिमेंट कौन सी थी? 20वीं थी। कहां शहर कौन सा था? मेरठ था। 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को इन्होंने बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह बना दिया गया और 12 मई को दिल्ली पे कब्जा हो गया। बख्त खान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व संभाल रहे थे। बख्त खान को खान बहादुर खान भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, खान बहादुर खान भी कहा जाता है। तो दिल्ली में दो बातें बनेगी, नेतृत्व किसके हाथ में था प्रमुख? वो बहादुर शाह जफर के हाथ में था। ये भारत के सम्राट घोषित कर दिए गए थे, ठीक है। और बख्त खान जो थे ये सैन्य नेतृत्व संभाले थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर काफी बुजुर्ग थे। यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ। लखनऊ में वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महज इनके नेतृत्व में हुआ और इनके जो पुत्र थे बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया। यहाँ लखनऊ में क्रांति शुरू होती है। कानपुर में नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, जिनको धुंधुपंत बोलता है। ये खुद पेशवाओं को दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने इनकी जमीन छीन के इनको कानपुर बिठूर भेज दिया था। नाना साहब के दो बड़े सिपह सलाहकार थे, एक तो अली मुल्ला जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से लगता है और दूसरे टाटा टोपे। अली मुल्ला पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 की क्रांति के दौरान झंडा गीत किसने लिखा? ध्यान रखेंगे, झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत अली मुल्ला ने लिखा। और एक झंडा गीत आपको मालूम होगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद का था, ठीक। टाटा टोपे पे एक क्वेश्चन और बनता है, टाटा टोपे जो थे इनका वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था।
इसी कानपुर में घटना घटती शक्ति चौरा। अब 4 शहर आपको ऑप्शन में देगा, अगर आपसे ये कह दे सबसे ज्यादा बवाल कहां पर हुआ तो कानपुर में हुआ। ध्यान रखेंगे कानपुर में। नाना साहब का कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि अंग्रेज भी इनको अपना मानते थे और भारतीयों को तो विश्वसनीय थे ही। जब यहाँ पे दंगा ज्यादा भड़का तो अंग्रेजों ने नाना से कहा कि नाना हमारी फैमिली और बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर आप पहुंचा दें। नाना ने हामी भरी और गंगा नदी के किनारे तो कानपुर बसा ही है। नाना से प्लान पूछा तो उन्होंने बताया कि हम गंगा नदी के सारे नाव के माध्यम से इनको इलाहाबाद सुरक्षित पहुंचा देंगे। प्लान सही था। एक घाट पड़ता है शक्ति चौरा, कानपुर कैंट में पड़ता ही है, और वहां पर जाके नाना ने सबको गोलियों से बुझवा दिया। नाना ने रिपोर्ट ये की यहाँ पे क्रांतिकारियों को हमला हो गया, मैं तो पूरी तरीके से कार्य कर रहा था। इसके बाद नाना यहाँ से नेपाल चले जाते, कभी भी नाना पकड़ में नहीं आते। तो अपने लिए क्वेश्चन ये शक्ति चौरा घटना कहां से संबंधित है? कानपुर शहर से संबंधित है। झांसी की बात करते लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई पे कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस शहर में हुआ था। इनके विवाह किससे हुआ था? गंगाधर राव से हुआ था। इन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, उसका नाम क्या था? दामोदर था। इवन इनके घोड़े का नाम बादल तक पूछ लिया जाता है, इनके घोड़े का नाम क्या था? तो बादल था। जन्म वाला क्वेश्चन बनारस याद रखिएगा। अक्सर लोग झांसी मार देते हैं या फिर कानपुर मार देते हैं। झांसी मारने का झांसी की रानी थी, ये लॉजिक लगाते हैं। कानपुर में ये मार देते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नाना के संग वो खेली थी, नाना के संग वो पढ़ती थी, नाना कानपुर के थे, ये लॉजिक लग जाता। बनारस कहीं से भी ऑप्शन में नहीं होता। ध्यान रखेंगे, बनारस को टिक करेंगे आप, क्योंकि बनारस को कोई लॉजिक नहीं लगता है। बचपन में नाम मधुकरिका छबीली, पिताजी का नाम मोरोपंत था। बचपन से तेज तलवार थी, तलवारों से खेलती थी। विवाह हुआ, पुत्र नहीं हुआ तो एक पुत्र को गोद लिया। ये भी किस सिद्धांत में आ गई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स में आ गई, यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत आ गया। तब उन्होंने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इनका सामना किससे होता है? यूरोप से होता है। और अंततः झांसी की रानी 17 जून 1857 को वीर गति को प्राप्त हो जाती है। 17 जून 1857 को वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और तात्या टोपे को जो फांसी दी जाती है वो 18 अप्रैल 1859 को दी जाती है। अब जो प्रमुख बातें हैं, डेट जो हिस्ट्री में बोलते हैं कि हमको तैयार नहीं होती, उनको आप को रिलेट करने का प्रयास करेंगे, डेट तैयार होंगी। क्योंकि संभवतः उम्मीद ये है कि इस बार जो पेट का पेपर आएगा पहले के तरीके सरल नहीं होगा। आप टॉपिक को पढ़ें, समझने का प्रयास करें। मंगल पांडे को जो फांसी दी गई वो 8 अप्रैल 1857 क्लियर है। अप्रैल के बाद मई छोड़ दो, जून में लक्ष्मीबाई को फांसी दे दी गई। जून में लक्ष्मीबाई को फांसी हो गई, ठीक है। और उसके बाद 2 साल बाद 57-59 में तात्या टोपे को फांसी हो गई। तात्या टोपे को फांसी सिंधिया के एक सामंत ने धोखा दिया था और उनको फांसी शिवपुरी में दी गई थी। शिवपुरी की आज जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश है। इसके अलावा कुछ अन्य शहरों में भी नेतृत्व संभाला गया। जगदीशपुर कुंवर सिंह ने। अब जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। आप समझिए, जो बुक में लिखा रहता है हम उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक कदम आगे जाना होता है। जगदीशपुर को बोल दे, आरा बोल दे, भोजपुर बोल दे, बिहार बोल दे, ठीक है, सब में जगदीशपुर लगेगा। आरा, भोजपुर, बिहार, जगदीशपुर। कुंवर सिंह को बाबू कहा जाता है, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह। अगर कभी कहते बाबू जी तो जगजीवन राम को बोला जाता है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से कंफ्यूज होता है। बाबू किसे कहा जाता है? बाबू कुंवर सिंह को कहा जाता है। बाबू जी किसे कहा जाता है? तो जगजीवन राम जी को कहा जाता है। इलाहाबाद से लियाकत अली लड़ रहे थे, गोरखपुर से गंगाधर सिंह लड़ रहे थे, संबलपुर ये उड़ीसा का शहर है, सुरेंद्र साई लड़ रहे थे, हैदराबाद से सोमूजी पंत लीड कर रहे थे, मेरठ से कदम सिंह लड़ रहे थे। यानी क्रांति का जो पहला कदम उठा वो मेरठ से उठा और लीड करने वाले भी कौन थे? नाम था कदम सिंह। मथुरा से देवी सिंह लीड कर रहे थे, ठीक है, और असम से मणिराम दत्ता लीड कर रहे थे। अंततः जो रिजल्ट ये आता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं। अब असफलता के कारण क्या थे? सीमित विस्तार। पूरे ये विस्तार था ही नहीं कहीं ज्यादा विस्तार नहीं था। कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं पता था, कुछ सैनिकी लड़ रहे थे। असफलता का पहला कारण सभी वर्गों को समर्थन प्राप्त नहीं था। जब आप एक क्रांति कर देंगे तो आपको सभी वर्गों को समर्थन चाहिए, जो कि हमें प्राप्त नहीं हुआ। जमींदार, बुद्धिजीवी वर्ग, साहूकार,
यानी जो समाज का उच्च तबका था वो इस क्रांति से दूर रहा। ये हमारे समाज की एक पुरानी कंडीशन है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो देखता है ऊंट जिस करवट बैठेगा हम उस करवट चले जाएंगे। अगर ये 57वीं क्रांति जीत जाते तो निश्चित तौर पर जमींदार, बुद्धिजीवी, साहूकार इधर घूम जाते। नहीं, आप चुनाव के समय देखते हो कि बहुत से लोग जो जीतेगा उसी की पार्टी के हो गए। तो ये एक पुराना तरीका बना है। रजवाड़ों का अंग्रेजों को समर्थन था, रजवाड़े क्यों समर्थन करते? कोई एक नेता नहीं था, कोई एक प्लानिंग नहीं थी, तो ये सब हमारे स्थिरता के कारण है। अब एक क्वेश्चन बनता है, विद्रोह का स्वरूप क्या था? बेंजामिन डिज़रायली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, ब्रिटिश नेता थे, उस समय के एकमात्र ब्रिटिश नेता थे जिन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। सर सैयद अहमद खान, आपको मालूम होगा, बड़ा नाम है सर सैयद अहमद खान, शिक्षा के क्षेत्र में सिपाही विद्रोह नाम दिया। वीर सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम बोल दे या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोल दे। अशोक मेहता ने भी स्वतंत्रता संग्राम कहा। अशोक मेहता ने किताब लिखी थी और ये किताब आजादी की बात आई। एक्चुअल ये जो विद्रोह के स्वरूप की बात आई, ये पूरी तरीके से क्लियर होता है जब देश आजाद हो गया। तमाम राइटर्स ने अपनी किताबें लिखी, उस पर शोध किए। एसएन सेन को सरकारी इतिहासकार सरकार ने नियुक्त किया था और उनसे कहा था आप उनको एक रिपोर्ट बनाकर दें। आउटराम और ट्रेलर ने कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मिल के लड़ रहे थे। आप समझिए, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दोनों को यहाँ पे मारा। जब दो लोग एक ही विक से मार खाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो गई। इस बात को आगे चल के कौन पकड़ेगा? कर्जन पकड़ेगा और वो हिंदू मुसलमानों में फूट डालेगा। 1905 में कराएगा बंगाल का विभाजन, यानी 57वीं क्रांति से लेकर 1905 तक ये हिंदू मुस्लिम वाली गणित अंग्रेजों के दिमाग में नहीं आई। जब इन्होंने अपना गवर्नर बदला कर्जन, तो उसने दिमाग लगाया कि जब तक ये मिल के रहेंगे तब तक तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर हमारा वहां पे एक क्वेश्चन बनेगा, फूट डालो राज करो नीति का प्रणेता किसे बोलते हैं? तो हम लोग टिक करते हैं लॉर्ड कर्जन। यहां पे मिलकर लड़ रहे थे। सीले और लॉरेंस ने बताया कि सैनिक विद्रोह था। ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं। पूर्व नियोजित की हमने बात बता दी, 31 मई की डेट निर्धारित की गई थी, लेकिन उसमें भी पूरी तरीके प्लानिंग नहीं। 31 मई की अगर प्लानिंग थी तो 10 मई को शुरू हो गया, पहली गलती। अगर 10 मई को शुरू हो गया तो नेतृत्वकर्ता कहां थे? वो भी नहीं थे। हाँ, अगर 31 को शुरू होता तो क्या नेतृत्वकर्ता थे? किसी भी शहर के लोगों ने दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जगदीशपुर, गोरखपुर, संबलपुर, हैदराबाद, मेरठ, असम, इनमें से किसी ने एक साथ बैठ के किसी प्लानिंग का एक स्वरूप नहीं तैयार किया गया। अगर ये तैयार किया गया होता तो शायद हम 90 साल पहले आजाद हो जाते। खैर, ये बुक है महान क्रांति अशोक मेहता की। अब महान क्रांति हिंदी में हमने लिखा है, किताब में आप देखेंगे तो ग्रेट रेवोल्यूशन लिखा रहता है। ये हमारे साथ अक्सर होता है, ग्रेट रेवोल्यूशन, ये जल्दी तैयार होगा। अगर हिंदी में पूछते महान क्रांति किसे कहते हैं तो हम कहेंगे भैया 1857 तो पहली क्रांति थी, महान थी कहां। लेकिन ये बुक का नाम है इंग्लिश में द ग्रेट रेवोल्यूशन, अशोक मेहता होगी। 1857 ये भी बुक का नाम, इंग्लिश में लिखेगा 1857। किसकी किताब है? एसएन सेन की किताब है। दो किताबें हमारी इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली परिणाम क्या होता है? 1857 क्रांति लगभग जब हम हार गए तो 1858 का अधिनियम आता है और उस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से ले लिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन को दिया जाता है। ब्रिटिश क्राउन का मतलब हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन और प्लस उनका जो किंग या क्वीन जो भी ऊपर बैठे। और भारत में गवर्नर का पद नाम बदल के वायसराय कर दिया जाता है और एक नए पद का सृजन किया जाता है जिसे कहा जाता है भारत सचिव। ये बनाया गया। और एक बात और बोली जाती है कि अब ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट है वो किसी भी राज्य का अधिग्रहण नहीं करेगी। हालांकि आगे चल के महाराजा बड़ौदा के साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन अपनी रणनीति में यहाँ पे इन्होंने चेंज किया और हम किसके अंतर्गत आ गए? ब्रिटेन की महारानी की रैयत बनना शुरू हो गई। ये 1858 के अधिनियम में बात कही गई। सेना में अनुपात कम किया, बंगाल में 2:1 कर दिया, यानी 2 अंग्रेज 2 भारतीय 1 अंग्रेज। और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंस में क्योंकि विद्रोह वहां हुआ नहीं, जब वहां विद्रोह हुआ नहीं तो 5 भारतीय 2 अंग्रेज। सभी अंग्रेज सैनिक रखने पे जो वहां से यहाँ जॉब करने आते तो उन्हें पेमेंट ज्यादा देनी होती, यहाँ के लोगों को रख दिया पेमेंट कम देनी होती। तो यहाँ पे 5 भारतीय 2 अंग्रेज बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में। और बंगाल में जहां पे ज्यादा बवाल हुआ था वहां पे 2:1 का अनुपात इन्होंने बना दिया और ये चेंजमेंट यहां से होना शुरू हुआ।
तो 57 क्रांति से बनने वाले जो प्रमुख क्वेश्चन है वो हमने आपको बताए। पूर्व विद्रोह, प्रमुख व्यक्तित्व, कारण क्या थे, ठीक है, डेट बताई, उन शहरों के नाम बताए जहां से जो लोग लीड कर रहे थे, असफलता के कारण क्या थे, विद्रोह का स्वरूप क्या थी, बुक्स क्या थी और परिणाम क्या थे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसी 1857 में क्रांति जब चल रही, ऐसा कोई बड़ी चीज होती है तो छोटी चीज ध्यान में नहीं होती। अभी समय आज इंडिया का मैच चल रहा है तो लोग इंडिया का मैच देख रहे हैं, अगर कोई अन्य मैच छोटा चल रहा होगा तो उसे नहीं देखेंगे, तो बड़े मैच में मतलब क्या। 57 की जब क्रांति हो रही थी, यही वो ईयर था भारत में बंबई, मद्रास और कोलकाता विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। जो 3 प्रेसिडेंसी थी, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में होती है। और आगे चल के ये 58 का ये जो लेके आई है अधिनियम, इसको एक चीज ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद में पढ़ा गया था, जिसको आज प्रयागराज बोला जाता है। इलाहाबाद में पढ़ने वाले लॉर्ड कैनिंग थे। भाई मीडिया तो थी नहीं थी, तो मीडिया तक पहुंचाया कैसे जाता, तो डुग्गी पिटवाई गई, लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद इसको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। 1857 में बंबई, मद्रास, कोलकाता विश्वविद्यालय और 1861 में इन्हीं 3 जगह हाईकोर्ट का अधिनियम लाया जाएगा और उसके बाद 1862 से ये अधिनियम मतलब ये हाईकोर्ट काम करना शुरू कर देंगे। तो आज जो हमने आपको बताया ये सिलेबस का पहला टॉपिक था, स्वतंत्रता के पूर्व की जो घटनाएं थी उनका हमने वर्णन किया। कल अगला टॉपिक इसी क्रम से जो सिलेबस दिया गया है हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।